नमस्कार प्रिय बच्चों। पिछली वीडियो में हमने भूकंप के बारे में पढ़ा कि भूकंप की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, किन किन कारकों की वजह से भूकंप की उत्पत्ति होती है तथा भूकंप की उत्पत्ति से भूकंप की उत्पत्ति के समय कौन कौन सी तरंगें निकलती हैं तथा रिक्टर पैमाना क्या है। आज के इस वीडियो में हम भूकंप के वितरण के बारे में पढ़ेंगे कि समस्त संसार में प्रमुख जो भूकंपीय क्षेत्र हैं वो भूकंपीय क्षेत्र कौन कौन से हैं। पिछले पाठ में जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत था उसमें हमने पढ़ा कि अधिकांशतः ज्वालामुखी और भूकंपीय क्रियाएं लगभग आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। जिन जिन स्थानों पर ज्वालामुखी क्रियाएं घटित होती हैं लगभग उन सभी स्थानों पर भूकंपीय क्रिया भी आती रहती है। उसके अलावा कुछ अन्य स्थान भी हैं जहां पर ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती परंतु भूकंप अधिकतर आते रहते हैं। विश्व के जो प्रमुख भूकंपीय क्षेत्र हैं उन भूकंपीय क्षेत्रों में सबसे जो प्रमुख है वो है परिप्रशांत महासागरीय पेटी। प्रशांत महासागर के चारों तरफ का जो किनारा है प्रशांत महासागर के पूर्व में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका तथा पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये जो इसके किनारा है, इस किनारे के साथ साथ समस्त संसार के लगभग 2/3 भूकंप इसी क्षेत्र में आते रहते हैं। आपने ज्वालामुखी वाले पाठ में पढ़ा कि इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी क्षेत्र में संसार के 2/3 से अधिक भूकंप आते हैं और जापान जो इसी क्षेत्र में स्थित है वहां पर विश्व के सर्वाधिक भूकंप आते हैं। जो दूसरा प्रमुख भूकंपीय क्षेत्र है वो है मध्य महाद्वीपीय पेटी। यह पेटी यूरेशिया के नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्रों में आल्प्स, एशिया माइनर, काकेशस, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, भारत, म्यांमार, इंडोनेशिया तक विस्तृत है और अंत में परिप्रशांत महासागरीय पेटी में ही जाकर विलीन हो जाती है। तीसरा जो प्रमुख क्षेत्र है भूकंप का वो है मध्य अटलांटिक पेटी। यह क्षेत्र मध्य अटलांटिक कटक के सहारे विस्तृत है। आर्कटिक महासागर से प्रारंभ होकर आइसलैंड, कनारी द्वीप, केप वर्डे, सेंट हेलेना, प्रिंस एडवर्ड द्वीप होते हुए अंटार्कटिका तक विस्तृत है। इसी पेटी की एक शाखा हिंद महासागर की ओर भी जाती है। और चौथा जो प्रमुख विश्व का भूकंपीय क्षेत्र है वह है पूर्वी अफ्रीका की पेटी। यह पेटी मृत सागर से लाल सागर के सहारे इथोपिया, युगांडा, तंजानिया, न्यासा झील होते हुए डिलगोआ की खाड़ी तक विस्तृत है। अफ्रीका की महान दरार घाटी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती है और ये जो चारों जो क्षेत्र हैं ये संसार के सबसे प्रमुख भूकंपीय क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो संसार के अधिकांश भूकंप इन्हीं क्षेत्रों में आते हैं। इसके अलावा कभी कभी कहीं कहीं पर भूकंपों की उत्पत्ति होती रहती है। ऐसा नहीं है कि भाई केवल इन्हीं क्षेत्रों में भूकंप आते हैं। भूकंप संसार में कभी भी कहीं पर भी आ सकते हैं क्योंकि भूकंप एक अंतर्जात आकस्मिक क्रिया है जो धरातल के नीचे कब कहाँ घटित हो जाए इसका अंदाजा लगाना हमारे लिए मुश्किल है। संसार के भूकंपीय क्षेत्रों के अध्ययन के बाद हम भारत के जो प्रमुख भूकंपीय क्षेत्र हैं उनका अध्ययन करेंगे। इस स्लाइड के माध्यम से आपको भारत के जो भूकंपीय क्षेत्र हैं वो भूकंपीय क्षेत्र दिखाए गए हैं। इसमें जो लाल कलर में आपको दिखाई दे रहा है मानचित्र में वह है वेरी हाई रिस्क जोन है।
जहाँ पर भूकंपों का जो संभावना है वो सबसे अधिक रहती है। ऑरेंज कलर में जो दिखाया गया है वो हाई रिस्क जोन है, येलो कलर में मॉडरेट रिस्क जोन, और ब्लू कलर में जो दिखाया गया है वो कम संभावना वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर भूकंपों की संभावना कम रहती है। तो इस प्रकार से इन क्षेत्रों के माध्यम से इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो हिमालय तथा हिमालय के निकटवर्ती क्षेत्र हैं और इसके साथ साथ गुजरात वाला जो एरिया है, ये क्षेत्र अधिक भूकंपों की संभावना वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक रहती है। इसके अलावा जो भारत का मध्यवर्ती भाग है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में कम भूकंप आने की संभावना रहती है। ये देखिए वेरी हाई रिस्क जो जोन है, इस वेरी हाई रिस्क जोन में के पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, नेपाल से लगता हुआ उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पूर्वोत्तर के सभी राज्य शामिल हैं। और ये संपूर्ण क्षेत्र हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, अर्थात यहाँ पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है। इसके अलावा जो गुजरात में कच्छ वाला जो एरिया है, यहाँ पर भी भूकंप आने की संभावनाएं इसी क्षेत्र की भांति सबसे अधिक पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये भारत के प्रमुख भूकंपीय क्षेत्र हैं। भारत का उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतीय भाग मध्य महाद्वीपीय भूकंप पेटी के अंतर्गत स्थित है। हिमालय प्रदेश इसी पेटी के अंतर्गत स्थित होने के कारण भूकंपों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। इससे नीचे गंगा सतलज के मैदान में भी तीव्र भूकंप आते रहे हैं, तथा जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत है वह आमतौर पर न्यूनतम भूकंप प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। देश का लगभग 60% क्षेत्र साधारण से तीव्र भूकंप वाला क्षेत्र माना गया है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि 200 साल का ये जो पीरियड है, सन 1800 से लेकर 2001 तक का, इस काल में आए गए भूकंपों का वितरण दिखाया गया है भारत और भारत के आसपास के क्षेत्रों में, कि इस काल में जो भी भूकंप आए हैं, अधिकांश भूकंप हिमालय के आसपास वाले क्षेत्र में ही इन भूकंपों की उत्पत्ति हुई है। शेष जो प्रायद्वीपीय भारत है, उस प्रायद्वीपीय भारत में कभी कभी ही भूकंप आए हैं, यदा कदा कभी कभी आए हैं। एक दो भूकंप, जैसे लातूर का भूकंप है, ये अधिक तीव्रता का भूकंप था। इसके अलावा शेष भूकंप, कम तीव्रता वाले भूकंप ही यहाँ पर शेष भारत में आए। इस टेबल के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि पिछले जो 100 साल की स्टडी है, वो 100 साल का अध्ययन दिखाया गया है यहाँ पर, कि भारत में पिछले 100 साल में किस किस तीव्रता के भूकंप आए हैं। तो यहाँ पर अधिक तीव्रता वाले भूकंप बहुत कम है। प्रायद्वीपीय भारत में केवल उत्तरी भारत में ही अधिक तीव्रता वाले भूकंपों का आगमन हुआ है। अब हम देखते हैं भूकंपों के प्रभाव। तो भूकंप के नाम से ही हमारे मन में अधिकांशतः जो भूकंप के विनाशकारी प्रभाव हैं, वो विनाशकारी प्रभाव हमारे मन में आने लगते हैं। जैसे जब भी कहीं पर भूकंप आता है, तो भूकंप के आने से भूमि में जो कंपन होता है, उस कंपन के साथ साथ इमारतें, मकान, रेल की पटरी, सड़क, ये सभी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जनजीवन की हानि होती है। मकानों का जब क्षति होती है, मकान टूटते हैं, इमारतें टूटने लगती हैं, तो जनजीवन की हानि भी भारी मात्रा में वहां पर होती है। मलबे के नीचे काफी संख्या में लोग दब जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से नदियों के अचानक मार्ग परिवर्तन करने के कारण
बड़े बड़े बांध टूट जाते हैं और इन बड़े बांधों के टूटने से बाढ़ आती है, जनजीवन की हानि होती है। धरातल में दरारें उत्पन्न होने लगती है तथा भूस्खलन होता है, जिसकी वजह से भी जनजीवन की हानि होती है और इतनी क्षति होती है भूकंप के माध्यम से कि देश की अर्थव्यवस्था कई साल पीछे की ओर चली जाती है। इस स्लाइड में देखिए, ये पूरा का पूरा, जैसे मान लीजिए ये इधर फ्लाईओवर गिर गए हैं, यहाँ पर ये सड़क बीच में से टूटकर नष्ट हो गई है। इस पिछली स्लाइड में आपने देखा ये बांध टूटकर नष्ट हो गए हैं। तो इस प्रकार से लगातार इतनी क्षति एक भूकंप के माध्यम से हो जाती है कि देश की अर्थव्यवस्था कई साल तक पीछे की ओर चली जाती है। देखिए पूरी की पूरी रेल की पटरियां ये उखड़कर पूरी की पूरी नष्ट हो चुकी हैं। अब इनको पुनः निर्माण करने में काफी समय और काफी धन व्यय होगा और हमारी अर्थव्यवस्था उस दबाव को झेल नहीं पाती। इसी प्रकार से जब भूकंप आते हैं तो भूकंपों के साथ साथ सुनामी लहरों की भी उत्पत्ति होने लगती है। विशेष तौर पर जब भूकंप समुद्री क्षेत्रों में आते हैं तो समुद्री अथवा तटवर्ती क्षेत्रों में सुनामी लहरों की उत्पत्ति होती है। ये सुनामी लहरें विशेष विनाशकारी होती हैं। ये अंतः सागरीय भूकंपीय लहरें हैं जिनकी उत्पत्ति सागर तली में आकस्मिक परिवर्तन, अव्यवस्था एवं विस्थापन के कारण होती है। सुनामी लहरों की गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक पाई जाती है। कभी कभी इन लहरों की ऊंचाई 30 मीटर से भी अधिक हो जाती है तथा पश्चिमी प्रशांत महासागर में ये लहरें अधिक सक्रिय हैं। कई बार जापान, फिलीपींस, ये जो तटवर्ती देश हैं, इन देशों में सुनामी लहरों की उत्पत्ति हुई है और सुनामी लहरें जैसे इस स्लाइड के माध्यम से आप देख सकते हैं, समुद्र का पानी तटवर्ती इलाकों तक पूरा का पूरा भर जाता है और तटवर्ती इलाकों में विनाशकारी प्रभाव इन सुनामी लहरों के द्वारा देखे जाते हैं। भूकंपों के विनाशकारी प्रभावों के साथ साथ कुछ लाभदायक प्रभाव भी हम देख सकते हैं भूकंपों के माध्यम से, जिनमें प्रमुख है कि भूकंपीय तरंगों का जो अध्ययन होता है, उस अध्ययन के माध्यम से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाले पाठ में भी पढ़ा, इस पाठ में भी पढ़ा कि जब भी भूकंपों की उत्पत्ति होती है तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं और उन तरंगों के अध्ययन के द्वारा हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। इसके अलावा भूकंप आने के पश्चात जब धरातल पर दरार पड़ती है तो कुछ खनिज पदार्थ धरातल पर आ जाते हैं, हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है, उन खनिजों का दोहन हम आसानी से कर सकते हैं। समुद्री भागों में भूकंप आने से कई बार भूमि धंस जाती है, नीचे की ओर धंस जाती है, जिससे वहां पर प्राकृतिक रूप से खाड़ियां बन जाती हैं और ऐसी खाड़ियां उत्तम प्रकार का बंदरगाह के रूप में अपना योगदान देती है, हमारे काम में आती है। इसी प्रकार से भूकंप आने की वजह से कई बार नदियों के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं और वहां पर प्राकृतिक झीलों का निर्माण होता है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में या समुद्री क्षेत्रों में भूकंप आने की वजह से भूमि का उत्थान होता है। किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में हो जाता है इस प्रकार से कि भूमि का उत्थान हो जाता है और ऐसी स्थिति में वहां पर समुद्री द्वीप उभर आते हैं। इसी के साथ साथ जैसा हम कई बार पढ़ते हैं कि भाई कुछ स्थान पर जैसे कोयला के भंडार हैं, तो कोयला के भंडारों की उत्पत्ति भी भूकंप की वजह से ही होती है
प्राचीन काल में जहाँ कहीं पर विशाल वन क्षेत्र थे, वो भूकंप की वजह से धरातल के नीचे दब गए। अधिक तापमान और संपीड़न के कारण ये वन क्षेत्र धीरे धीरे लगातार कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। तो इस प्रकार से भूकंप के विनाशकारी प्रभावों के साथ साथ भूकंप के कुछ लाभकारी प्रभाव का भी हम अध्ययन इस पाठ में हमने किया। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।